हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैज साई मिलन अकेडमी। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा मैंने और कोशिश करी है कि जो नोट्स है वो प्रॉपर फॉर्मेट में बने। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट जो थिंग्स हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वहीं लिए जाएं। चलो करते हैं फिर हम। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारे जो चैप्टर का नेम है क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लास 8th का है ये। सो सबसे पहले मैं आपको ये जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि नेम से क्लियर है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्टली वी मस्ट नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन की व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड रूल्स दैट हेल्प्स टू रन अ कंट्री। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो जिसमें रूल्स गिवन होते हैं जो किसी भी कंट्री को रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड हमारा व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत, संविधान की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, चलो उसका आंसर देखते हैं हम। A country is usually made up of different communities of people। ठीक है, कोई भी देश है उसमें क्या होता है कि उसमें देश में बहुत सारे समुदाय के, बहुत सारे कम्युनिटीज के लोग हैं वो रहते हैं। ठीक है, हु शेयर सर्टेन बिलीफ्स। ठीक है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ्स हैं। ठीक है, बट मे नॉट नेसेसरीली एग्री ऑन ऑल इश्यूज। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं कि किसी भी देश के अंदर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं जिसमें डिफरेंट रिलीजन आता है, लैंग्वेज पार्ट डिफरेंट आता है। ठीक है, उनके बिलीफ्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सपोज जो हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट रिलीजन के पीपल रहते हैं, कोई गॉड में बिलीव करता है, ठीक है, कोई जीसस क्रिस्ट में बिलीव करता है, कोई अल्लाह में बिलीव करता है। तो सबके अपने अपने बिलीफ्स हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि वो सब है किसी पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर है वो एग्री हों। ठीक है, हमारे यहाँ पर अभी करंट में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे टेम्पल्स और मस्जिद के ऊपर चल रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सब लोगों की राय सेम हो, सबकी राय अलग अलग हो सकती है। इसके लिए क्या जरूरी, कॉन्स्टिट्यूशन है वो जरूरी है। द इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ आ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ आ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या डिफाइन करता है, हमारे किसी भी देश के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, जो राजनीतिक जो ढांचा है उसके नेचर को डिफाइन करता है। ठीक है, थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनसे हमको प्रोटेक्ट करता है, दैट वी माइट टेक दैट could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in। ठीक है, कि क्या हो सकता है, कुछ जो डिसीजंस है, कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपने ओन डिसीजन लेती है, तो कई बार ऐसे डिसीजन ले लेती है जिन पे बड़े स्तर पर क्या होता है, हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता है उसका। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और वो हमें उससे प्रोटेक्ट कर सकता है। इज इट क्लियर। चलो फिर आगे करते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलो वो करते हैं फिर हम। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। ठीक है, जो ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जब अब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, ठीक है, अपनी फ्रीडम के लिए जब संघर्ष कर रहे थे, तो जो हमारे नेशनलिस्ट है, जो देशवासी है, हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। उन्होंने, डिवोटेड होता है डिवोशन, फुल पूरी श्रद्धा के साथ, ठीक है, सब कुछ अपना है वो किसी पर्टिकुलर जिस भी काम को हम करते हैं उसमें सब कुछ अपना लगा देना। डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। ठीक है, तो जो फ्रीडम स्ट्रगल का जब टाइम चल रहा था, जो नेशनलिस्ट है, ठीक है, उन्होंने अपना पूरा टाइम है वो किस में लगाया, इमेजिनिंग करने में, कल्पना करने में, और प्लानिंग वो लोग कर रहे थे कि जो हमारा फ्री इंडिया है वो किस तरीके का होना चाहिए। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स। ठीक है, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, ठीक है, जब कॉलोनाइजेशन चल रहा था, जब हम अंग्रेज लोगों के अधीन थे, ठीक है, तो वो ब्रिटिश क्या करते थे, फोर्स करते थे हमें टू ओबे द रूल्स, कि जो उन्होंने कानून बना रखे हैं उनको मानने के लिए। ठीक है, और उसमें हमारा रोल है वो ना के बराबर था। ठीक है, देयर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी
अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उनमें यूनिटी है, जो एकता है वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वो सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे थे। इज इट क्लियर? फिर चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट क्वेश्चन अराइज होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म्ड होने में, बनने में कितना टाइम लगा था? अप्रोक्सीमेट 3 years, ठीक है। और एग्जैक्टली पूछा जाए तो आपको बताना है 2 years 11 months एंड 18 days, ये एग्जैक्ट टाइम था, ठीक है। वैसे अप्रोक्सीमेटली 3 years लगे थे, जब आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पूछा जाता है तो 2 years 11 months 18 days लगे थे, ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को होने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय वन पर्सन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल अकेले व्यक्ति ने नहीं बनाया है भाई, बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, फॉर्म्ड हो रहा था, दैट टाइम कितने लोग थे? अप्रोक्सीमेट 300 पीपल है, वो उसको मिलकर बना रहे थे। सबके अपने अपने आइडियाज थे, इनोवेटिव आइडियाज है, वो सब दे रहे थे, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक असेंबली बनी हुई थी जिसमें अप्रोक्सीमेट 300 पीपल थे, ठीक है, और वो सब है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में हेल्प कर रहे थे। इसमें जो मेन पर्सन थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड मौलाना आजाद, ठीक है। इसके अलावा उसमें 2 वुमेन भी थी, वो कौन कौन थी बेटा? सरोजनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी। सरोजनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी वर द ओनली वुमेन मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ 2 ही वुमेन थी, कौन कौन थी? सरोजनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो और देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलो देखते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द सीए की फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946, ठीक है। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है। और ये जो सिलसिला है वो अप्रोक्सीमेट 3 years तक है वो चलता रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन आ सकता है हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है वो किसे चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। जो हमारा फोर्स में अप्लाई कब हो गया था? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1950। एक और क्वेश्चन आता है कि पास कब हो गया था? कि बिल्कुल हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। पास कब हुआ था? ऑन 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पास हो गया था, ठीक है। कि भाई करेक्ट है, इसमें अब कोई करेक्शन नहीं करना। ऑन 26 नवंबर 1949 बनकर तैयार हो गया था, बट अप्लाइड कब हुआ था? ऑन 26 जनवरी 1950। डिफरेंस आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या हुआ था? बनकर तैयार हो गया था ऑन 26 नवंबर 1949 और अप्लाइड हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950। टू मार्क दिस डे, इस दिन को याद करने के लिए वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे। इस दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी को हम एज अ रिपब्लिक डे है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन थिंग्स है, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पॉइंट्स है, क्या क्या की फीचर्स है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। चलो करते हैं फिर। फर्स्ट इज फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म क्या होता है? जब किसी कंट्री के अंदर, किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जब वन से ज्यादा गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वन से ज्यादा गवर्नमेंट के लेवल होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फेडरलिज्म। वेयर देयर इज मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री इज कॉल्ड फेडरलिज्म। जहां कहीं पर भी गवर्नमेंट के एक से ज्यादा लेवल है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फेडरलिज्म। इट इज इंपॉर्टेंट। अब जो फेडरलिज्म है वो क्यों इंपॉर्टेंट है?
फेडरलिज्म इज इंपॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स, कि स्टेट के अंदर क्या होगा, या स्टेट या कंट्री के अंदर वो दूसरा लेवल भी होगा गवर्नमेंट का, सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, और किसी पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग है वो डिसीजंस है वो लिए जा सकते हैं। अब जो हमारा जो कंट्री है वो भी क्या है, फेडरलिज्म में बिलीव करती है, बिकॉज इन आवर कंट्री देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है, 3 लेवल्स है गवर्नमेंट के। फर्स्ट कौन सा है, सेंट्रल लेवल, ठीक है, जिसमें सेंट्रल की गवर्नमेंट आती है, ठीक है, सेंट्रल लेवल। सेकंड हमारा क्या है, स्टेट लेवल, ठीक है, जिसमें हर एक स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल। थर्ड है हमारा लोकल लेवल। लोकल लेवल क्या है, थर्ड टायर है, इसके अंदर क्या आता है आपका, पंचायती राज आता है, ठीक है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। सबसे मोस्ट पावरफुल है वो कौन सी होती है, सेंट्रल लेवल, आफ्टर दैट स्टेट लेवल, आफ्टर दैट लोकल लेवल, ठीक है। और ये सब अपने एरिया के अंदर है वो प्रॉपर डिसीजन लेके वहां पर वर्क है वो करा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। आफ्टर दैट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स बाय वोटिंग, ठीक है, जहां पर भी जो लीडर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालकर हम इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, तो वो क्या, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या देता है, सभी सिटीजन्स को यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्या है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है, पीपल, जो भी पर्सन है, ठीक है, वो 18 ईयर्स है या मोर देन 18 ईयर्स है, तो उसको क्या है, वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो मैन है या वुमेन है, ठीक है। तो वो क्या है, अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है, जिसमें सभी मैन या वुमेन 18 ईयर्स हैं या उससे ज्यादा है, जो वोट डालकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग आता है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, और इंडिया है वो ये प्रोवाइड कराता है। आफ्टर दैट है हमारा, अच्छा इस आफ्टर दैट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, जो पावर्स है उसका उनका सेपरेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने ऑर्गन्स है, कितने हिस्से हैं गवर्नमेंट के, 3 हैं। फर्स्ट है द लेजिस्लेचर, सेकंड द एग्जीक्यूटिव, थर्ड द जुडिशरी। अगेन द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर है फर्स्ट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, इसमें क्या आता है, इट रेफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स को हम वोट डालकर, ठीक है, जो जीत जाते हैं, जिनको हम वोट डालकर जिताते हैं, ठीक है, वो किस में आते हैं, द लेजिस्लेचर में। जैसे अभी सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हमारे स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जितने भी जो स्टेट के अंदर जितने भी जो एमएलएज हैं, ठीक है, जो सभी वोन हुए हैं, जीते हैं, वो किस में आते हैं, द लेजिस्लेचर में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं, फिर उनमें से कुछ सिलेक्टेड पर्सन को क्या होता है कि मिनिस्ट्री बनाते हैं, ठीक है, कि जिसमें कि भाई डिफरेंट डिफरेंट है, कि जैसे किसी को कृषि का दे दिया, किसी को जैसे नहर से रिलेटेड दे दिया, ठीक है, किसी को एजुकेशन का डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को मींस क्लीनलीनेस का डिपार्टमेंट दे दिया, ठीक है, किसी को सेफ्टी के रिगार्ड डिपार्टमेंट दे दिया। तो ये क्या होता है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कानून को इम्प्लीमेंट करने में और सरकार को चलाने में, ठीक है। इसमें सब नहीं आते, इसमें सिलेक्टेड पर्सन आते हैं द एग्जीक्यूटिव में। द जुडिशरी, इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। जुडिशरी के अंदर क्या आता है, जो कोर्ट सिस्टम है वो आता है, ठीक है। एंड विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। सेकंड पे स्टेट लेवल पे आते हैं आपके हाई कोर्ट, और थर्ड पे हमारे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। आई होप आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला भी क्लियर हो गया होगा। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कि किसी भी पर्सन को दूसरा पर्सन है वो डिस्क्रिमिनेट ना करे, ठीक है, और उसको प्रेशराइज ना करे, ठीक है, उसको मतलब एक फुल्ली फ्रीडम के साथ कोई भी बंदा है वो रह सके, उसके लिए क्या बनाए, फंडामेंटल राइट्स। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस 6 फंडामेंटल राइट्स। हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स है, 6। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलो जल्दी से देखते हैं हम इनको। राइट टू इक्वलिटी में क्या आता है, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, जितने भी पर्सन है सभी पर्सन क्या है लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, सब ऑल आर
इक्वल, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, इतना काफी है, ठीक है। इट, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, सभी पर्सन्स को जो हमारा जो कानून है वो समान रूप से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इट, इज इट क्लियर। और इसमें क्या है, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस, किसी के साथ कोई शोषण नहीं होगा, किसी को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, किस बेसिस पे, ऑन देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स, ठीक है। किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है, पुरुष हो या औरत हो। नेक्स्ट हमारा राइट टू फ्रीडम, दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इसमें क्या बता रखा है कि हमें फुल फ्रीडम है बोलने की, अपने एक्सप्रेशन की, ठीक है, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, हम फ्रीली है वो मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है, और हम देश के किसी भी हिस्से में है वो रह सकते हैं इन अ लीगल वे। इज इट क्लियर। आफ्टर दैट जो हमारा थर्ड राइट आता है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविड्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, जो कुछ संविधान में है वो कौन सी चीजें बैन कर रखा है, वो अपराध है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। कि आपने देखा होगा कि मतलब न्यूज में आती है कि इंसान को बेच दिया, या उसके बॉडी पार्ट्स को अगर मान लो सेल करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आता है, और ये क्या है, मतलब ये कानूनन अपराध है, ठीक है। फोर्स्ड लेबर, किसी को जबरदस्ती वो मजदूरी नहीं करा सकते, एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, और जो बच्चे जिनकी एज है वो 14 ईयर्स से कम है, अगर वो काम करते हैं तो ये क्या है, कानून अपराध है, और जहां पर भी वो काम करेंगे क्या होगा, उसको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो अंडर 14 ईयर्स है वो वर्क हम नहीं करा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब किसी भी ऑक्यूपेशन में वो पार्ट नहीं ले सकता है, ठीक है, काम नहीं कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स, एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन्स ऑफ देयर चॉइस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी पर्सन को, ठीक है, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो धर्म को अपना भी सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई फोर्स नहीं किया जाएगा किसी भी रिलीजन को मानने के लिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द माइनॉरिटीज, जो आदिवासी लोग हैं जिनकी जनसंख्या वो कम है, ठीक है, जो लोग नंबर मतलब संख्या में जो लोग कम है वो माइनॉरिटीज, रिलीजियस, धार्मिक और लिंग्विस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ऑन कल्चर, ठीक है। जो लोग जो भाई माइनॉरिटीज है, जिन्हें ये लगता है कि कल ना चल के भाई फ्यूचर में कभी हमारा जो कल्चर है, जो कस्टम है वो कभी फिनिश ना हो जाए, तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और अपने कल्चर को वो इसके थ्रू है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान, ठीक है, रेमेडीज होता है समाधान। दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन को ये लगता है कि जो मेरे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 में से कोई भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उसको अगर वायलेट किया गया है, उसको हार्म किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है, तो वो कहां जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है इसके अगेंस्ट, ठीक है। मोर एवर, इसलिए द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स, और इसीलिए बहुत सारी जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने भी वॉइस रेज करी है कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि उनके ग्रुप को भी क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स दैट ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा भी अधिकार होना चाहिए, ऐसा भी उनका हक होना चाहिए कि जिससे वो अपनी जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट है सेक्युलरिज्म कर, ओके। और लास्ट में हमारा क्या है, की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट आता है हमारा द secularism. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state
रिलीजन। ठीक है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, वो कंट्री होती है जो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करती कि ये हमारा कंट्री रिलीजन है या स्टेट रिलीजन है, तो वो किसका पार्ट है, सेक्युलरिज्म का। ठीक है, अ सेक्युलर स्टेट इज वन in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। ठीक है, और जो हमारी जो कंट्री है वो क्या है, सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, क्योंकि हम हमारा कोई भी ऑफिशियली जो रिलीजन है वो नहीं है, और ना ही हम उसको क्या करते हैं, मीन्स प्रमोट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स। आई होप आपको प्रॉपर समझ आया हो। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।